में आज अपना थर्ड लेक्चर है ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हम अभी तक कर चुके हैं वेक्टर, है ना, वेक्टर की प्रॉपर्टीज, सम टाइप्स ऑफ वेक्टर, एंड देन हमने ये भी देखा था कि इफ वेक्टर इज लाइक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, देन इट्स मैग्नीट्यूड इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट्स डायरेक्शन इज tan इनवर्स y by x, है ना। एंड इफ वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, देन इट्स मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन बाद में आएगी, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। फिर हमने ये भी देख लिया है, अगर आप ध्यान दें, हाउ टू राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एन अदर पॉइंट and also with respect to origin, origin भी point ही है, ठीक है। So how to write position vector of a point with respect to an other point, ये भी हमने कर लिया है in terms of coordinates, है ना, when the coordinates are given, ठीक है, कर लिया था हमने, है ना। आई होप जैसे एक बार और कर लेते हैं, जैसे पी क्यू वैक्टर जो है, इसको अगर इसको पोजीशन वेक्टर बोलना हो तो किसका पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में होगा। आप पी से क्यू की तरफ गए हो तो दिस इज पोजीशन वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। तो क्या बनेगा ये बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, ये बनेगा ये। क्लियर है, समझ में आ गया। अब तो यहाँ तक इतना हमने कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आज थोड़ा इसके आगे, जैसे अब हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर वो आई कैप जे कैप के कैप में वेक्टर दे रखा है हमें इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में, तो हमें मैग्नीट्यूड पता है, तो अब हम एक कॉन्सेप्ट और कर सकते हैं। देखिए क्या, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत यूज होगा। उसको क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, फिर अपन उसको कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of vector a vector equal to 2i cap plus 3j cap plus 6k cap, ठीक है। इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ये वेक्टर जो इसकी जो भी डायरेक्शन होगी, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन होगी डेफिनेटली। अभी आई जे के टर्म्स में जो वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन जो हमने निकालना सीखा नहीं, वो आगे आएगा, बट जो भी इसकी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का कितना हो जाएगा, रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 36 दैट इज 7। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 7 है, ठीक है। नाउ सपोज ए वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो ये है ना, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। कुछ तो लाइक दिस इज ए वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं बाय डायरेक्शन की, अगर है तो समझ रहे हो ना, ये तो पता है ना। तो ये जो डायरेक्शन है ए वेक्टर की, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 is what 2i cap plus 3j cap plus 6k cap, yes or no। तो हम इसको लिखेंगे बहुत सिंपली, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 is what, a vector itself, clear। so in the direction of a vector, so in the direction of a vector
vector of magnitude 1 will be what? A vector by 7. Simple. By in the direction of A vector, vector of magnitude 7 is A vector itself. So vector of magnitude 1 will be A vector by 7. By 7 magnitude का A vector, तो 1 magnitude का कितना होगा? A vector by 7 ना. समझ में आ गया ना सिंपली. तो बस क्या आ गया आपका आंसर? A वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर A कैप क्या आ गया आपका? 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप होल डिवाइडेड बाय व्हाट? 7. ठीक है. दिस इज द. तो यहाँ से एक लॉजिक क्या बन रहा है, अगर हम बात करें तो लॉजिक ये बन रहा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a given vector इक्वल टू हो गया वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना. वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है. देख लो, है ना. एक वेक्टर दिया था हमें कोई, उसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर बताना था. ठीक है, बिकॉज द गिवन वेक्टर इज नॉट यूनिट वेक्टर, इट हैज मैग्नीट्यूड 7. तो हम ये बोलेंगे कि भाई इसका जो भी डायरेक्शन होगा उसकी डायरेक्शन में 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर ये है तो 1 का कितना हो जाएगा? 7. मतलब ये आया आपका यूनिट वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन में. तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये आ रहा है, मतलब वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में आपने निकाला है यूनिट वेक्टर, एंड अपॉन मींस डिवाइडेड बाय ये किसका मैग्नीट्यूड है? इसी का मैग्नीट्यूड. इन वर्ड्स वी कैन मेक कॉन्सेप्ट व्हाट वी कैन राइट that unit vector in the direction of a given vector is equal to that vector upon its magnitude. समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, क्लियर है. आगे बढ़ते हैं, है ना. तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना. दैट हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर. ठीक है, और देखिए आगे नेक्स्ट. अब एक और हमें क्लियर है, सभी लोगों का आपको क्लियर होगा कि if there are 3 vectors, okay, if there are 3 vectors, I am writing. First one is a vector equals to 2y cap plus j cap plus k cap. ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड है, सॉरी. if there are magnitudes of 3 vectors are given, like फर्स्ट वन जो है वो a इक्वल टू 5 मैग्नीट्यूड का है, b जो है वो 7 मैग्नीट्यूड का है. ठीक है, एंड c जो है वो √3 मैग्नीट्यूड का है. देयर आर 3 वेक्टर्स एंड देयर ओनली मैग्नीट्यूड्स आर गिवन. क्लियर? 3 वेक्टर्स एंड ओनली देयर मैग्नीट्यूड्स आर गिवन 5, 7, 2. ओके. And the question is, what is magnitude of their resultant? What is magnitude of their resultant? बता सकते हो क्या? पॉसिबल है कैलकुलेट करना? नो, बिकॉज वेक्टर्स हैं and to find their resultant, vectors cannot be added directly जब तक कि हमें डायरेक्शन नहीं दिया हो. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, बट अब देखना इसी क्वेश्चन को. If vectors are not given only as magnitude, but vector forms are given. Suppose a vector जो दे रखा है वो दे रखा है आपका I cap प्लस j cap, ठीक है, प्लस √3 k cap. इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा आप देख लो, 5 आएगा. तो ये a वेक्टर ये है सपोज, means a vector is given completely as vector now. ठीक है, not only magnitude.
B vector is given by 2I cap plus 6j cap plus 3k cap. This is magnitude 7. And C vector is given by I cap plus j cap plus k cap, having magnitude root 3. Clear? So whenever, the good thing in vector form is what? Whenever vector forms of vectors are given like this, A, B and C, all the three are given as vectors, okay, in vector form. And here only magnitude was given, ठीक है. तो अब मैग्नीट्यूड्स में तो हम कुछ नहीं कर पाए जब तक डायरेक्शन नहीं दी, ठीक है, ओरिएंटेशन नहीं दिया जब तक, तब तक नहीं कर सकते. But when vectors are given, to find their resultant, you can always add them directly. A vector plus B vector plus C vector. Concept ध्यान रखना, ठीक है. What? The second advantage of vector form is what? You can add directly to find their sum, vector sum or resultant. ठीक है, एक ही मतलब होता है. So when vector forms are given, you can find directly what will be the resultant. I add हो जाएंगे, 2I, 3I, 4I, 4I cap plus what? J, 6 to 8J cap, 8J cap plus 3 plus 1, 4 plus root 3 K cap. This is the resultant vector of ABC. And the question अब अगर हमें निकालना हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, जैसे यहाँ तो नहीं निकाल पाए, यहाँ पॉसिबल नहीं है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना. बट नाउ when vector forms are given, you can write resultant vector, and then this is also as what? In form of xi cap plus yj cap plus zk cap. So what will the magnitude of resultant? You can easily write down, that is under root of 4 square plus 8 square plus 4 plus root 3 whole square, and now you can calculate easily. Is that clear? So the good thing, one more good thing about vector form is what? When vector forms are given of vectors, to find the resultant you can add them directly, and then you can find magnitude of resultant also. Okay, clear है? Okay. तो अब हमने आज जो कॉन्सेप्ट किया है, what? How to find unit vector in the direction of a given vector. तो वो क्या होता है? The vector in the direction, in which direction you are going to find unit vector, that vector upon its magnitude. For example, okay, clear है? Concept note कर लिया, ठीक है? Now the second is what? For example, A vector is I cap plus j cap minus 2k cap, and B vector is 2I cap plus 3j cap plus 3k cap. What is unit vector along resultant of A vector and B vector? Now you are given to find unit vector in the direction of resultant of A vector and B vector. So first you need resultant of A vector and B vector, because you need to find unit vector in the direction of resultant of A vector and B vector. And A vector and B vector both are given in vector form. So it is very simple to write down the resultant. So first thing, resultant is direct sum of vectors as vectors are given, vector forms are given. So what will be the resultant vector? That is 3I cap plus 4j cap plus k cap. Okay. So now the question is, what is the unit vector in the direction of this resultant vector? Clear? So unit vector in the direction of resultant vector equals to क्या हो जाएगा? Resultant vector upon mod of resultant vector. Okay. So what is resultant vector here? 3I cap plus 4j cap plus k cap
divided by under root of 9 plus 16 plus 1. This is the magnitude. So what is answer? Answer is 3I cap plus 4J cap plus K cap divided by 16, 9, 25 plus 1 root 26. क्लियर है? समझ में आ गया? देख लो. So this is unit vector in the direction of A vector plus B vector. ठीक है? Means in the direction of resultant of these two vectors. समझ में आ गया? सबसे पहले हमने क्या यूज किया कि it is very simple to write down the resultant of A and B, and then we use concept that unit vector in the direction of any vector is vector upon its magnitude. Okay? अगला एक एग्जांपल देखते हैं अपन. ठीक है, देखो क्वेश्चन इज P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 5 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -1, 1 and 3. ठीक है. A force of magnitude 10 is acting in the direction of what? PQ vector. Write down force vector. अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है. इस टाइप के सिचुएशन हमें रियल में आएंगे आगे फिजिक्स में. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है कि एक फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है. द मैग्नीट्यूड इज 10. ठीक है. एंड इट्स डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इट इज एक्टिंग. सो इट इज डायरेक्शन सेम एज PQ वेक्टर, सेम एज दैट ऑफ PQ वेक्टर. हमें लिखना है वेक्टर क्या होगा. तो ध्यान दो, जैसे हमने करा था कि suppose you want to write a vector of magnitude 20 in the direction of positive x-axis. So it is simply 20 I cap. Suppose you want to write vector of magnitude 50 in the direction of positive x-axis. So it is 50 I cap. So how you can how you are writing vector in the direction of x-axis of any magnitude? So answer it by using I cap. Means you know unit vector in the direction of positive x-axis. So the concept is, if you want to write vector of a given magnitude in a particular direction, then in that direction you need unit vector. Clear? You need unit vector. So here what will be the force vector? The force vector simply will be magnitude into unit vector along AB vector, sorry, PQ vector, because here you want to write vector in the direction of PQ vector, not in the x-axis. So you need unit vector in the direction of PQ vector. Simple concept is same. ठीक है. So answer is 10 into what will be the unit vector in the direction of PQ vector. Again, unit vector in the direction of a given vector is vector upon its magnitude. So simply it's PQ vector divided by mod of PQ vector. ठीक है. So 10. Okay. What will be the PQ vector? PQ vector क्या होगा? PQ vector मतलब ये इनिशियल, ये फाइनल. तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं पोजीशन वेक्टर. तो -1, -2, -3 चलेगा. -1 -2 I cap 1 -3 plus 1 -3 J cap and 3 -5 plus 3 -5 K cap. ठीक है. This will be PQ vector divided by mod of PQ vector. Okay. So next step, F vector will be 10 times of -3 I cap -2 J cap -2 K cap divided by इसी का mod. क्या होगा भाई इसका mod? रूट ऑफ 9 plus 4
plus 4, so 10 by root 17 times of minus 3i cap minus 2j cap minus 2k cap. This is the answer. Simple. समझ में आ गया? What concept we use? It's simple, very simple. That if you want to write vector of magnitude 10 or any magnitude in a direction, then the concept will be magnitude into unit vector in this direction. So magnitude is directly given 10, and unit vector, how to write unit vector in this direction? So write upon its magnitude. When P and Q, PQ's coordinates are given, you can now easily write PQ vector and also its magnitude. So it is answer. Clear है? समझ में आ गया? ठीक. Okay. नेक्स्ट क्या है? अब देखो एक और हम सीखते हैं. तो अभी जो अपना सीक्वेंस चल रहा है उसको फॉलो करते चलो, ठीक है? आपके सारी चीज़ें हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है? टेंशन वाली बात नहीं कुछ. अब अभी जो हेडिंग हम करने जा रहे हैं वो हम आगे एक और तरीके से भी करेंगे, ठीक है? बट अभी जो तरीका है वो देख लो, ठीक है? अभी जो है वो तो देख ही लें, आगे और भी उसको करेंगे हम. देखिए क्या नेक्स्ट हेडिंग हमारी राइटिंग वेक्टर when its direction and magnitude are given. ठीक है? एक वेक्टर लिखना, वेक्टर मतलब वेक्टर फॉर्म लिखना जब उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है और डायरेक्शन भी दे रखा है. यहाँ हम किसकी हेल्प लेंगे? देखिए एक हमने लॉजिक किया हुआ है, अगर आप ध्यान दें, दैट इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर x, y, ठीक है? एंड देन दिस ओपी वेक्टर जो हमने किया है, याद करो वो हमने किया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. यस और नो? ये हमने किया हुआ है. So now this angle is theta. Suppose this angle is theta and ये y है हमें पता है और ये x हमें पता है और ये मैग्नीट्यूड जो है सपोज r है, उसको हम r से शो कर रहे हैं, ठीक है? सपोज r. तो अगर r है तो x, देखो यहाँ इस ट्राइंगल में देखो, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल x अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? cos थीटा. So what you can write x, that is r cos theta. Similarly, y upon r is what? Sin theta. So what you can write y, that is r sin theta. So if x and y are not given but r and theta are given, means direction and magnitude are given, then to x and y we can convert like this in terms of r and theta. So the same OP vector can be written as r cos theta I cap plus r sin theta j cap. You can take r common, so cos theta I cap plus sin theta j cap. This is the same vector in terms of magnitude and direction. Clear? So the concept we can make is when magnitude of vector is, when magnitude of vector is what? When magnitude of vector is r and direction is theta, and direction is theta, then vector is equal to r times of cos theta I cap plus sin theta j cap. This is answer. Okay.
going to be your answer r times of cos theta I cap plus sin theta j cap. So when r and theta are given, you can write directly vector form of the vector. क्लियर है? देख लो इसको, ठीक है? तो ऐसा भी होगा कभी जब हमें दिया रहेगा कि मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन इतनी है, तो लिख सकते हैं हम इसका यूज करके वेक्टर लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर बोला हो तो r1 हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंगल विल बी ओनली cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा j कैप, ठीक है? ओनली जो अगर ऐसा बोला है कि in a direction what is unit vector, so for unit vector just use r equal to 1 here, so it will be our cos theta I cap plus sin theta j cap, ठीक है? समझ में आ गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट। हो गया, तो हमने ट्राइंगल लॉ कर लिया था, है ना? ट्राइंगल लॉ हो गया, राइटिंग यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर भी हो गया, ठीक है? राइटिंग वेक्टर व्हेन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर गिवन, ये भी हो गया, है ना? इसको हम एक और आगे देखेंगे, ठीक है? अभी अब अगला जो है वो है आपका पैरेललोग्राम लॉ। क्या है? पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है? तो पैरेललोग्राम लॉ जो है वो क्या होगा वो देखते हैं बदल में, ठीक है? पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ये बोलता है कि if two vectors are representing two adjacent sides of a parallelogram, ठीक है? ये सपोज एक a वेक्टर और ये सपोज b वेक्टर, ठीक है? इनके बीच का एंगल है कुछ थीटा। तो वो ये बोलता है कि सबसे पहले आप इन दो वेक्टर्स के पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करके पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, ठीक है? तो ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया, ए वेक्टर के पैरेलल, ठीक है? और एक इसके पैरेलल ड्रॉ किया, यहाँ तक का है ए वेक्टर, तो ये भी थीटा आएगा, these two are parallel। और ये अच्छा हम लिखना भूल गए, एक और होता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स आर वेक्टर्स हैविंग ओनली सेम डायरेक्शन, ठीक है? पैरेलल वेक्टर मींस वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर मींस टू वेक्टर्स आर इक्वल व्हेन दे आर इक्वल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम है, तो फिर बोलते हैं इक्वल वेक्टर। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम में ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इस डायरेक्शन में ये भी ए वेक्टर हो जाएगा और ये भी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द पैरेललोग्राम बाय ड्राइंग पैरेलल वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हो गया। इसके बाद वो क्या बोलता है, देखो, ये सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। Then resultant of these two vectors is given by diagonal of the parallelogram. Resultant of these two vectors is given by diagonal of this parallelogram. Diagonal क्या है? OC है सपोज, तो ये OC जो है ये रिप्रेजेंट करेगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है? समझ में आया? अब इसमें ट्राइंगल लॉ तो अपने आप ही इंक्लूडेड, देख लो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल। दिख रहा है कि नहीं? या ये वाला लगा लो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू थर्ड साइड। तो इसमें ट्राइंगल लॉ तो अपने आप ही है। समझ में आ गया? हो गया ना क्लियर? अब हमें बताना है, अब हमें हमारा टारगेट है फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताना है, ठीक है? क्या बताना है? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कैसे बताएंगे? तो देखो इधर, समझ में आ गया?
कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये है और इसका मैग्नीट्यूड बताना, मतलब ओसी की लेंथ बतानी है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी, क्योंकि हमने बोला था मैग्नीट्यूड इक्वल टू लेंथ होता है, लेंथ ऑफ ओ सी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं भैया, है ना, कि अपन पाइथागोरस से बता दें, नहीं बता पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, ठीक से देखो, हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक नया पॉइंट आ जाएगा डी, एंड नाउ ओ सी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट? ट्राइंगल ओ सी डी इन ट्राइंगल ओ सी डी। अब तो हो गया है ना, इन ट्राइंगल ओ सी डी। नाउ यू कैन यूज पाइथागोरस एंड ओ सी विल बी अंडर रूट ऑफ ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बट अब हमें लेंथ तो ओ ए की पता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ओ ए की लेंथ, ये इतनी इतनी ए है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड विदाउट एरो ए से दिखाएंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे। जिसमें ये हमें फाइंड करना है, तो ये कितना होगा देख लेते हैं। इस ट्राइंगल में देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें बेस पता करना है, हाइपोटेनस की लेंथ पता है बी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, ओनली बी। तो इन ट्राइंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू, बेस निकालना है तो cos वाला यूज करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए डी अपॉन ए सी, दैट इज ए डी अपॉन बी। तो ए डी कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका बी cos थीटा। सिमिलरली ये सी डी भी नहीं पता है हमें, तो साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन बी, तो सी डी हो जाएगा बी साइन थीटा। तो बस अब ये ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ओ डी को लिख सकते हैं हम ओ ए प्लस ए डी, ठीक है, का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। ओपन कर दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉमन आकर ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली यू लेफ्ट विथ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला of resultant of two vectors when a vector and b vector are acting at an angle theta, ठीक है। अब इसको हम कॉन्सेप्ट के फॉर्म में ऐसा लिख लेंगे कि whenever a vector and b vector are acting at an angle theta, ठीक है, the resultant is somewhere between them। देखिए एंगल थीटा में अगर किया है तो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों आउटवर्ड हैं o से, है ना, मैंने बताया था पिछले क्लास में आउटवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा, ठीक है, और ये मान लो किसी यहाँ से अल्फा एंगल पर आ रहा है, और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो रहेगा, ठीक है, रिजल्टेंट को आर बोल देते हैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, ये एक्चुअली रिजल्टेंट है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो रहेगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, ठीक है। तो this is important formula, most commonly it will used, ठीक है, in all calculations or in maximum calculations of vector. Now this is also showing that magnitude of resultant of two vectors depends on their magnitude but also on angle between them। जो हमने पहली क्लास में बताया था ना कि भैया आप अपोजिट डायरेक्शन में खींचोगे तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, है ना, और सेम डायरेक्शन में करोगे तो कुछ और आएगा, आप 90 पे करोगे तो कुछ और आएगा, मीन्स एंगल चेंज करने पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो नाउ दिस इज द प्रूफ, दिस इज आल्सो शोइंग दैट इट डिपेंड्स ऑन देयर रिलेटिव डायरेक्शन, ऑन देयर रिलेटिव डायरेक्शन मीन्स ऑन एंगल बिटवीन देम, क्लियर। तो व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा with each other, then magnitude of the resultant is this, ठीक है, याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। So for example देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन करने पर, अच्छे समझ में आ गया पैरेललोग्राम लाओ,
ठीक है, कैसे किया है देख लो, पूरी कैलकुलेशन है नीट एंड क्लीन। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन करते हैं कि ये एक 5 न्यूटन का फोर्स की डायरेक्शन है और ये एक 3 न्यूटन की फोर्स की डायरेक्शन है, एंगल ये 120 है, ठीक है। व्हाट इज, अच्छे से देखना है क्वेश्चन, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो पहले देख लो कि दोनों के मैग्नीट्यूड दिए हैं, ये वाला वो फॉर्मूला है जिससे कि मैग्नीट्यूड दिया और एंगल दिया तो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता देंगे। मैग्नीट्यूड दोनों तरह के, एंगल कितना है, एंगल 120 नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज वेयर यू आर रीडिंग एंगल दिस इज इनवर्ड एंड दिस इज आउटवर्ड। रूल क्या है, बोथ शुड बी आउटवर्ड, तो उसको आउटवर्ड कर दो, इसकी डायरेक्शन आगे बढ़ाएंगे तो अब ये एंगल करेक्ट एंगल होगा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। पॉइंट ध्यान रखना, एंगल गलत रीड नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अब सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, रिजल्टेंट फोर्स विल बी अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया आपका 25 प्लस 9 34 एंड प्लस 34 एंड 15, ठीक है 49 हो गया, कितना हो गया 49, समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका 25 प्लस 9 प्लस 15, तो कितना हो गया आपका रूट 49, दैट इज 7 न्यूटन आएगा भाई रिजल्टेंट फोर्स, समझ में आ गया, ठीक है। देखिए 5 न्यूटन और 3 न्यूटन जब 60 डिग्री इफेक्ट हो रहे हैं तो रिजल्टेंट 7 आ रहा है। क्लियरली इफ यू चेंज दिस एंगल दिस वैल्यू आल्सो चेंज, ठीक है। If you make angle 45, this will be something different. If you keep angle between 30 degree, it will give some different resultant than 7. Clear? So the concept is the resultant of two vectors, magnitude of resultant of two vectors depends on their magnitude, but also angle between them means relative direction of them. ठीक है, with respect to each other. ये क्वेश्चन समझ में आ गया, how we use this, ठीक है ना। ये हम कैसे यूज़ करना है हमें ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ केसेस हैं जो हमें देखने हैं और याद भी रखने हैं, ठीक है। अब मिटा दे रहा हूँ एक, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखो जैसे कि A and A, 120 पर, ठीक है, इक्वल, मतलब A वेक्टर एंड A वेक्टर तो नहीं बोल सकते हो, डायरेक्शन डिफरेंट है। ये आपका A वेक्टर है और ये आपका B वेक्टर है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों का मैग्नीट्यूड A है सपोज, ठीक है, ऐसा मान लो, कुछ भी मान लो। इसका मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताऊँ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लगाएं अपन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा लगाओ जरा, ठीक है, सब दे रखा है, एंगल करेक्ट है, दोनों आउटवर्ड है, 120 ही आएगा। A का मैग्नीट्यूड A ही है, दोनों का A है, तो A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इंटू कॉस 120। अब कॉस 120 आता है कि नहीं भाई, निकालना कितना आएगा, -1/2 आएगा, ठीक है, ये सीखा होगा सब लोगों ने। रूट आ गया 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो रूट 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर, सो इट इज A। मतलब क्या इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, इंटरेस्टिंग है भाई कि इक्वल मैग्नीट्यूड थे दोनों के और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही का वही आ गया A, मतलब A और A का रिजल्टेंट A ही आ जाएगा, कब, जब उनमें एंगल कितना होगा 120, ठीक है। 5 और 5 का 5 ही आ जाएगा, 10 और 10 का 10 ही आ जाएगा, 1 और 1 का 1 ही आ जाएगा, वन एंगल इज 120। तो कभी ऐसा दे रखा हो कि आपको दिख रहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं, आपको अगर ऐसा दिख रहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं और एंगल 120 है, तो आप डायरेक्ट ही सब लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट उतना ही होगा जितना उन दोनों का है, तो टाइम बचेगा अपना कैलकुलेशन का, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है।
तो एक तो ये 120 वाला ध्यान रखना है आपको। एक और देखते हैं, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, मैं मैग्नीट्यूड से शो कर रहा हूँ तो ए लिख सकता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा √2 टाइम्स ऑफ ए। ये भी आपको डायरेक्ट देख लेना है कि प्रैक्टिस से हो ही जाएगा उसे फिर। ए इक्वल मैग्नीट्यूड अगर है और परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स आएगा, ठीक है, √2 टाइम्स। ऐसे ही यू कैन सॉल्व कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड और एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स ऑफ ईच आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, क्या कि इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं और एंगल 60 है तो क्या होगा, तो √3 टाइम्स ऑफ ईच आएगा। ऐसे ही करके देखना जैसे ये किया है, ठीक है। 90 पर √2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, 120 पर वही का वही आ जाता है उतना ही, ठीक है। तो ये ऐसे ठीक। बाकी फिर अगर 45 डिग्री है, कुछ और है, 37 डिग्री है, 53 डिग्री है, 150 डिग्री है, तो वो फिर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। बाकी ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है, जैसे कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो टाइम बचेगा, डायरेक्ट बड़ा अपन इसमें भी करते बैठे, समझ रहे हो ना, इसके लिए, ठीक है। तो आज हमने पैरेललोग्राम लॉ देखा। पैरेललोग्राम लॉ से हमें एग्जैक्ट ये मालूम पड़ जाएगा कि हमें मतलब पैरेललोग्राम लॉ से हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना है इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर। तो व्हाट इज आंसर? इट्स √a² + b² + 2ab cos थीटा, दिस फार्मूला, ठीक है, टू बी मेमोराइज्ड। ये आपको याद रखना है फार्मूला। इसमें a एंड b, a वेक्टर और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स हैं, एंड मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड हैं। ए इज मॉड ऑफ ए वेक्टर हियर एंड बी इज मॉड ऑफ बी वेक्टर हियर, ओके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है फार्मूला अपने को। फिर अब इससे और भी इंफॉर्मेशन आएगी कि ये कब रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, व्हेन द टू वेक्टर्स प्रोड्यूस मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो क्लियर है कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ये आपने फिक्स कर लिए हैं, ए और बी वेक्टर, देन यू कैन चेंज एंगल बिटवीन है। भाई सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये तो फिक्स कर लिया आपने, इनका मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया। अब आप एक बार 0 डिग्री रख रहे हो सेम डायरेक्शन में, फिर आप एंगल चेंज करते आ रहे हो तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर रिजल्टेंट में चेंज होता जाएगा, यस और नो। तो cos थीटा पर डिपेंड करेगा। तो cos थीटा जब मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, मैक्स होगा। cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1, कब, व्हेन थीटा 0 डिग्री होता है, cos 0 1 होता है ना, क्लियर। cos थीटा की वैल्यू कभी 2 नहीं होती, 1.2 1.5 कुछ नहीं होती, मैक्सिमम कितनी होती है 1, ठीक है, ये पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमें समझ में आ गया कि व्हेन थीटा 0, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 0, एंगल बिटवीन वेक्टर्स 0 मतलब 0 एंगल होना मतलब बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड, आर मैक्स आएगा, और कितना आएगा, √a² + b² + 2ab, बिकॉज cos 1 रख दिया, विच इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल, a + b आ गया। मीन्स यू कैन ऐड मैग्नीट्यूड डायरेक्टली a + b, ठीक है, बट व्हेन only when directions are same, like if on a block, suppose this is a block, you are pulling with 10 newtons, someone other is pulling with 2 newtons. So what is magnitude of net force on the block? As two are in the same direction and in the same direction we can add directly, that's why now you can add clear directly and answer will be 12. तो add कर सकते हो, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया लेकिन कि कब कर सकते हैं, ठीक है, कब कर सकते हैं, ओनली वन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आर सेम, ठीक है। तो if directions are same then you can add
directly, so answer will be 12. So and this is also maximum. इसी केस में मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा. if you make some angle between 2 Newton and 10 Newton, the resultant will be less than 12. तो हमें आ गया. इससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. मतलब 2 न्यूटन और 10 न्यूटन को आप कितने भी एंगल पे रख लो, ठीक है, कितने भी एंगल पे आप लगा सकते हो, 12 न्यूटन से ज़्यादा रिजल्टेंट नहीं मिल पाएगा. मैक्सिमम मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं. तो कितना मिल सकता है मैक्सिमम? 12. डायरेक्ट सम के इक्वल के में, और वो भी कब? जब डायरेक्शन कैसी रखोगे आप? सेम. ठीक है. कोई बोलता है आपसे कि 2 न्यूटन और 10 न्यूटन केवल दो ही वेक्टर है हमारे पास, मतलब दो ही फोर्सेज हैं, एक 2 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, इनका यूज करके आप 15 प्रोड्यूस कर सकते हो. नो, 15 आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते. कहीं का भी एंगल रख लो, ठीक है, बिकॉज मोर देन 12 प्रोड्यूस नहीं हो सकता है. ठीक है, समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर है? अब ऐसे ही जैसे हम बात करें कि भाई 10 न्यूटन और 8 न्यूटन से मैक्सिमम कितना हो पाएगा, तो मैक्सिमम हो पाएगा भाई इनका रिजल्टेंट 18 से ज़्यादा इनसे भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, आप कितना भी एंगल रख लो. इज दैट ओके? ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना? 5 न्यूटन एंड 2 फोर्सेज हैं. सपोज अगला देखें, ओरली कर सकते हो तो सर ओरली हो जाएगा. ऐसे तो सपोज 3 न्यूटन एंड 11 न्यूटन, भाई इनसे मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकता है कोई? 14 न्यूटन. कब? जब डायरेक्शन कैसी रखोगे दोनों की? सेम रखोगे. ठीक है. कोई बोले इन दोनों से मुझे 20 न्यूटन चाहिए. चाहिए तो चाहिए, बट मिलना नहीं है. आपको चाहिए, उससे क्या होता है भाई? ये दोनों तो 14 ही बना सकते हैं ना मैक्सिमम, तो 20 नहीं मिलेगा. इज दैट ओके? समझ में आ गया? ठीक है. तो अब मैक्सिमम ने डिस्कस किया. अगले लेक्चर में मिनिमम की बात करेंगे और इसका यूज़ देखेंगे कि ये फार्मूला जो हमने किया इसका और कैसे यूज़ करना है. ठीक है, समझ में आ गया? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की भी बात करेंगे. ठीक है, अगले लेक्चर में. अभी तक इतना करके रखना और उसका बेस शीट आपको मिल जाएगी. ठीक है, अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ लेना. ओके, थैंक यू.